वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जिस नेशन की इकोनॉमिक जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं उस नेशन को हम गेटवे ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं और उस नेशन का नाम है टर्की। टर्की की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की इकोनॉमिक जर्नी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बोलेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेट्स स्टार्ट। टर्की के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टर्की एक ऐसा नेशन है जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन कहा जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन यानी कि वो नेशन जो 2 कॉन्टिनेंट्स पे हो सिचुएटेड, जैसे कि टर्की कुछ हिस्सा यूरोप का आता है और कुछ हिस्सा एशिया का टर्की में आता है, इसीलिए टर्की को हम गेटवे ऑफ यूरोप भी कहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है ये नेशन। टर्की की जर्नी के बारे में अगर हम बात करें टर्की सबसे पहले तो एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था लेट 13th सेंचुरी से अगर हम स्टार्ट करें तो। ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था उस रीजन का जिसके अंदर 13 रीजन्स आते थे। वो रीजन्स आज कंट्रीज में हैं जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, बुल्गारिया, लेबनान, ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जो उस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। और ऑटोमन एम्पायर के जो किंग थे फर्स्ट वो थे ओस्मान I। एक इतना बड़ा एम्पायर जो कि वर्ल्ड फेमस था, जिसका एक पार्ट टर्की था, यानी कि जो टर्की की सिटीज हैं वो उस एम्पायर की कैपिटल थी। और इतने रीजन्स पे जिसमें कि अगर हम बात करें वेस्टर्न एशिया और साथ ही साथ साउथ ईस्ट यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका के रीजन्स को ऑटोमन एम्पायर कवर करता था। और कल्चरली और हेरिटेज के अकॉर्डिंग ये जो रीजन था ये बहुत ही रिच और बहुत ही एडवांस्ड नेशन था, जिसने कि आजकल यूज होने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी उस समय पर बने थे जैसे कि कैथेटर्स। इतना ज्यादा रिच होने के बाद ऑटोमन एम्पायर आज एग्जिस्ट नहीं करता। उसको इकोनॉमिक सेटबैक क्यों लगा वो हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। देखते हैं ऑटोमन एम्पायर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल्चरली और हेरिटेज वाइज भी और वैसे ट्रेड में भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो कुछ कमियां थी जिस वजह से वो इकोनॉमिकली ज्यादा आगे नहीं पहुंच सका। और वो कमियां थी, सबसे पहले तो ऑटोमन एम्पायर ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, जैसे कि उन्होंने कभी भी यूरोपियंस के साथ या क्रिश्चियंस के साथ ट्रेड करने को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। यानी कि रिलीजन सेंट्रिक उनकी अप्रोच थी कि वो क्रिश्चियनिटी को नहीं ज्यादा सपोर्ट करते थे और क्रिश्चियंस के साथ ट्रेड को भी वो नहीं प्रमोट करते थे। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी ऑटोमन एम्पायर की। बहुत बड़ा एम्पायर था। लग्जरी आइटम्स जो वो अगर ट्रेड करते भी थे तो लग्जरी आइटम्स में ट्रेड करते थे, जैसे कि सिल्क हो गई और ग्लासवेयर हो गया, इस तरीके की चीजें। और एग्रीकल्चर तो अभी बताया ही। लेकिन और इस एम्पायर की गलती जो थी वो थी कि यहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और साथ ही साथ जब वर्ल्ड वॉर 1 आई तो सबसे ज्यादा धक्का लगा ऑटोमन एम्पायर को। रीजन बीइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं थी। जो वॉर टाइम पे जो सामान चाहिए था और जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था एम्पायर। इकोनॉमिकली डाउन होता रहा धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर। और जो रीजन्स थे वो अलग अलग टाइम पर वॉर्स के थ्रू ऑटोमन एम्पायर से अलग होते गए और छोटा होकर ऑटोमन एम्पायर एक टर्की के फेस में रिप्रेजेंट होने लगा, बिल्कुल छोटा सा रह गया। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि 13 रीजन्स थे जिनको मिलाकर ये एम्पायर बना था और वर्ल्ड में फेमस एम्पायर था। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, डेवलपमेंट को अडॉप्ट नहीं करना, चेंज को अडॉप्ट नहीं करना, ये कारण थे। और लिटरेसी एजुकेशन की तरफ ध्यान ना देना, जिस वजह से ये एम्पायर जो था इकोनॉमिकली डाउनग्रेड होता रहा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कि ये जब एम्पायर खत्म कैसे हुआ, ये एम्पायर खत्म हुआ
टर्की की जो इंडिपेंडेंस की वॉर थी, जो टर्की की वॉर रही ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए, एक रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट, वो जब वॉर छिड़ी 1923 में, तब ऑटोमन एम्पायर जो था वो खत्म हो गया और जो रूलिंग किंग्स थे उस टाइम पर, उन सबको टर्की गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाइल में भेज दिया गया और यानी कि उनको टर्की से निकाल दिया गया और सिर्फ वन साइडेड पासपोर्ट देकर, ताकि उस फैमिली का कोई भी इंसान वापस टर्की में ना आ सके, और कुछ पैसे देकर उनको टर्की से बाहर निकाला गया जिससे कि कुछ दिनों का उनका गुजारा हो सके, और जितनी उनकी मनी थी, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी। देखिए कितना बड़ा एम्पायर होने के बाद और इतने सालों से जो रूल चल रहा था उसके खत्म कैसे हुआ और कैसे उसकी एग्जिस्टेंस फिनिश हुई। सो टर्की 1923 में आर्मी ऑफिसर थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर एक टर्की को एक कंट्री बनाया गया और उन्होंने बहुत से ऐसे डेवलपमेंटल स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से टर्की ने ग्रोथ देखी और टर्की ग्रो हुआ। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जिससे कि टर्की एक सेक्युलर स्टेट बने, और साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री किया जिससे कि वहां के लोग पढ़ लिख सके, और पढ़ने लिखने के साथ साथ टर्की में वहां पर ऐसी डेमोक्रेसीज में से एक रही टर्की कंट्री जिसने विमेन को वोटिंग राइट बाकी बहुत सी कंट्रीज से पहले दिलवा दिए जिससे कि विमेन भी वोटिंग कर सके। और इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो टर्की में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले किया प्राइवेट सेक्टर ने। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स फाइनेंस कर सके मेगा प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि अगर आप टर्की को देखते हैं आज के समय में बहुत हद तक टर्की इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप की तरफ बढ़ रही है इकोनॉमी, और अपनी लाइन की डेवलपिंग नेशन से बहुत आगे है। लेकिन टर्की में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज था और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजीज थी, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बेस्ड थी। यानी कि बैंक्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कहा गया कि एक्सटर्नल बोरिंग्स कीजिए, यानी कि बाहर के देशों से आप लोग बोरिंग्स कीजिए और वो बोरिंग्स करने के बाद आप अपनी कंट्री में लगाइए जिससे कि आपकी कंट्री में डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। लेकिन आज जो टर्की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो टर्की इकोनॉमिकली डाउनफॉल की तरफ दोबारा से जा रहा है, उसका कारण है रीसेंट वहां के प्रेसिडेंट अर्दोआन जी की पॉलिसीज। और वो पॉलिसीज क्या हैं? वो दोबारा से अपने नेशन को रिलीजन सेंट्रिक की तरफ लेकर जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके की हैं जैसे कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो की जाए, लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करने के बाद जो लोन्स लिए गए फॉरेन से उनको पे बैक भी करना है। तो पे बैक करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, प्लस जब वो पे बैक की जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट उस पर और बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको चुकाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है आज टर्की की इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप किया, एक्सपैंड हुई, मॉडर्नाइज हुई, आज टर्की फिर से करेंसी डीवैल्यूएशन को फेस कर रहा है, और साथ ही साथ अपने ऊपर जो डेट्स का बर्डन है, जो इंपोर्ट्स का बिल ज्यादा हो जा रहा है एक्सपोर्ट से भी, उस वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है टर्की, वो इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और उसकी इकोनॉमी को बहुत बुरे से असर डाल रहा है। सो पॉलिसीज टर्की की, जैसे कि यूएस के सैंक्शंस लग चुके हैं टर्की के ऊपर कि टर्की अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करता है यूएसए में तो वो सारी चीजों पर टर्की को ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा ड्यू टू सम इश्यूज एंड क्लैशेस। और यही कारण, ऐसे ही कारण और हैं, जैसे कि हया सोफिया जो कि टर्की की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक जगह है, एक मॉस्क जिसको टर्की ने अब दोबारा से कन्वर्ट कर दिया है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक था, और उस पे भी अभी इश्यूज चल रहे हैं कि आपने अपनी इच्छा से साइट को कैसे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जो कि म्यूजियम
प्रॉब्लम थी। ऐसे कुछ इश्यूज हैं, कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जिस वजह से आज टर्की को इतनी सारी सिचुएशंस और इतनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस फेस करनी पड़ रही हैं। और साथ ही साथ जो टर्की की अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अब टर्की में जो इकोनॉमिक में जो इसकी जो प्रेशर्स आ रहे हैं, जो डाउनफॉल आ रहे हैं, वो इसकी बैंकिंग पॉलिसीज भी उसके लिए काफी हद तक इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो वहां की गवर्नमेंट है उनकी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट है, जो कि हम जैसे अपनी कंट्री में, इंडिया में नहीं देखते। पूरी उनके पास लिबर्टी है पॉलिसी रेट्स को सेटल करने की, फिक्स करने की अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन। वहां पर ऐसा नहीं है, जिस वजह से डिस्पाइट टर्की बहुत बेहतरीन है, आज भी ट्रेड में अच्छा है, और साथ ही साथ बोरोन जिसको हम बात करते हैं मिनरल, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है टर्की में, बोरिक एसिड जिसको हम नाम से जानते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स एंड टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक प्रोमिनेंट 6th नंबर पे टर्की का रैंक है टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में। टूरिज्म इतना ज्यादा बेहतरीन है, इतनी ज्यादा कल्चर और हेरिटेज की जो बात करें, ऑटोमन एम्पायर और बाकी जो एम्पायर्स रहे उनके टाइम की, उन सबको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत हद तक टर्की में स्टे के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, आज जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी लाइन के डेवलपिंग नेशंस के अकॉर्डिंग बहुत इंप्रूव हुई थी, लेकिन आज पॉलिसीज की वजह से, गलत डायरेक्शंस की वजह से आज इकोनॉमी फिर से डाउनफॉल की तरफ टर्की की जा रही है। अगर इसकी पॉलिसीज की तरफ ध्यान दिया जाए और इस नेशन को ये कोशिश की जाए कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो इंपोर्ट से, जिससे कि जो दोनों का जो डेफिसिट है उसको ठीक किया जा सके, टर्की की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो से आपको टर्की के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और साथ ही साथ इस नेशन की इकोनॉमिक जर्नी को समझाने में ये वीडियो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।